Hello, my students. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with another video of chapter number 6. And today we are going to read chapter 6 का part 4. And chapter क्या है? मिजबिल दी ऑटर. अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें मिजबिल दी ऑटर में कवर की है. कैसे गैविन मैक्सवेल, द ऑथर ऑफ द चैप्टर, wanted to have a pet. This time he didn't want to have a usual pet. He wanted to have an unconventional pet. So he decided he's going to take an otter. उस otter को लाने में कितने सारे problems उसको face करने पड़ते हैं. He tries to take permission, but then his letter was not being answered. He did not get any reply. उसकी मेहनत करने के बाद फाइनली जब ऑटर आया तो कैसे उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई. और उसके बाद जब उसको ऑटर को बासरा इराक से इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट करना था, इट वाज अ बिग टास्क फॉर हिम. आज हम फाइनली पढ़ेंगे कि लंदन आके ऑटर की लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई और गैविन मैक्सवेल की लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई. उसके आसपास के लोगों ने उससे कैसे कैसे सवाल पूछे. एंड वर पीपल रियली नोन टू दिस रेस ऑफ द ऑटर्स? Were they known to the fact that otters as animals exist in this world? We are going to read about this in this chapter, in this particular part. तो अब हम लोग फाइनली पढ़ेंगे the everlasting bond between Gavin Maxwell and the otter. And what was the name of the otter, children? क्या नाम रखा था गैविन मैक्सवेल ने अपने ऑटर का? Yes, you all are right. His name was मिज और मिजबिल. चलो जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं. After an eventful journey, Maxwell and his otter reach London where he has a flat. So finally, एक eventful journey के बाद, it means after having a lot of hurdles, having a lot of events in between, Maxwell and the otter Michbill, both of them reached safely London. And also there, Maxwell had his own flat. उसके पास उसका खुद का घर था. And they both started living together. Midge and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit. अच्छा, इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूँ, जल्दी से मुझे बताओ कि स्टार्टिंग में ऑथर कहता है कि वो एक प्लेस को बिलोंग करता है जहाँ पर ऑटर्स को रखना एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा. आई हैव टॉट यू दैट इन चैप्टर. जल्दी से फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था. बताओ उस प्लेस का नाम क्या था? आई विल वेट क्विकली. Yes, you all are correct. The name of that place is Chemisphierna. ठीक है. अब ये लोग केमिस्फियरना नहीं गए, लंदन में ही है. एंड गैविन मैक्सवेल और ऑटर दोनों साथ में रह रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि मिज एंड आई रिमेन, वो कुछ टाइम तक लंदन में ही रहे, ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ बिफोर गोइंग टू केमिस्फियरना, विच वॉज अ नेटिव टाउन ऑफ गैविन मैक्सवेल. नाउ ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स एंड अ टेरेपिन शेल. ऐसा होता है टेरेपिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस. तो देखो वो कह रहा है कि मिज बहुत डिफरेंट चीज़ों के साथ खेलता था. ही वुड प्ले विद पिंग पोंग बॉल, मार्बल के साथ खेलेगा, रबर फ्रूट्स के साथ खेलेगा. एक टेरेपिन शेल जो कि टर्टल के शेल की तरह होता है, उस टेरेपिन शेल से खेलेगा. एंड वो टेरेपिन शेल मिच का फेवरेट टॉय हुआ करता था, विच गैविन मैक्सवेल ब्रॉट, जो कि वो कहाँ से लेके आया था? उसके नेटिव मार्शेस. और नेटिव मार्शेस कहाँ थे? टिग्रिस मार्शेस. याद आया फर्स्ट पार्ट? टिग्रिस मार्शेस ऑफ बासरा, इराक. आई होप ये समझ में आया होगा तुम सबको. चलो. With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. तो देखो, with the ping pong ball, a little ping pong ball which would just, he would play with that ping pong ball for, for a lot of time, and it would keep the otter engrossed. Engrossed का मतलब होता है busy. तो ये ball game जो उसने खुद ने बनाया था, which is actually a symbol of otter's intelligence. अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू टेल दैट ऑटर वॉज एन इंटेलिजेंट एनिमल, तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है उसका, दैट ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन एंड दैट गेम केप्ट हिम बिजी फॉर अप टू हाफ एन आवर. मतलब एक बार वो शुरू करता था खेलना तो आधे घंटे तक वही गेम को वो खेलता रहता था.
A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. तो अब देखो वो गेम था कैसे. उस गेम में दो चीज़ें ज़रूरत थी. पहली चीज़ जिसकी ज़रूरत थी was a सूटकेस, और ये वही सूटकेस था जो कि बासरा से लंदन आते वक्त गैविन मैक्सवेल ने यूज़ किया था. So while he was traveling from Basra to London, that suitcase got damaged. वो एक तरीके से जैसे सूटकेस का सर्फेस से प्लेन होता है, एक साइड से वो क्या हो गया, बेंड हो गया, जिसकी वजह से एक स्लोप क्रिएट हो गया, यानी कि एक साइड हायर और एक साइड लोअर. अब मिजबिल ने क्या किया, इसी स्लोप से Midge discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash round to the other end to ambush its arrival, hide from its crouching, to spring up and take it by सरप्राइज. अब देखो ये मैं पूरा एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं फिर से तुम्हें इंग्लिश में भी बता दूंगी. सो व्हाट ही यूज्ड टू डू कि ऐसा बेंड था, मतलब एक ऐसा सूटकेस था, जैसे ही वो एक साइड से बेंड हो गया तो अब जो हायर साइड थी, मिजबिल क्या करता था, हायर साइड पे बॉल रखता था, और एक दिन उसने रखी तो उसने देखा कि बॉल गॉट ट्रिकल डाउन, एकदम नीचे गिर गई, स्लोप की लेंथ पे वो ऐसे फिसल के खुद ही नीचे गिर गई. दिस एक्चुअली गेव मिजबिल एन आइडिया टू डिस्कवर अ गेम. अब वो क्या करता था, हमेशा हायर एंड पे जाके बॉल रखता था, वो बॉल ट्रिकल डाउन होती थी और वो बॉल के आने से पहले ही बहुत जल्दी भाग के लोअर एंड पे आ जाता था और खुद को एम्बिश कर लेता था, लोअर एंड में खुद को छुपा लेता था. ऐसा लगता नहीं था दूर से कि वो कहीं खड़ा है, लोअर एंड के पास में खड़ा है बॉल को कैच करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था. एंड जैसे ही बॉल बिल्कुल नीचे फ्लोर पे गिरने वाली होती थी सूटकेस के लोअर एंड से, वो एकदम से कहीं से जोर से अटैक करता था और उस बॉल को कैच कर लेता था. सो दिस गेम यूज्ड टू कीप हिम बिजी फॉर हाफ एन आवर इन वन गो. यानी कि एक बार खेलना शुरू किया तो वो वही बार बार करता रहता था. ही वुड गो onto one side, keep the ball on the higher end, and the ball would move at the length of the slope. He would hide himself, he would take ambush in order to attack, in order to catch the ball by surprise. And the moment the ball would get fallen down on the floor, he would come somehow by surprise and he would catch that ball. So this was the game which was created by Midgebill, and this also shows that Midgebill was a very playful, zestful and an intelligent animal. Otters की पूरी रेस क्या होती है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है, पूरी की पूरी स्पीशीज बहुत ही प्लेफुल एनिमल्स हैं, बहुत जेस्टफुल एनिमल्स हैं. दे लव टू कीप देमसेल्व्स बिजी बाय क्रिएटिंग न्यू गेम्स. अब देखो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देखते हैं. डैश का मतलब होता है जल्दी से भागना, टू रन फास्ट. एम्बिश का मतलब मैंने बताया खुद को एकदम से छुपा के रखना ताकि आप अपने एनिमी पे अटैक कर सको. कैमोफ्लेज करना बेसिकली इज एम्बिश. एम्बिश होता है अपने आप को छुपाना, अपने आप को डिफेंड करना एट द सेम टाइम ऑफ अटैकिंग. क्राउचिंग का होता है टू सिट बेंडिंग नीज. जब आप अपने पैर मोड़ के बैठते हो, अपने घुटनों को मोड़ कर बैठते हो, दैट इज व्हाट क्राउचिंग इज. चलो विल मूव फर्दर. नाउ he would take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. यानी कि उसको जल्दी से कैच कर लेता था, फिर वापस हाई एंड पे जाता था, बॉल रखता था, वो नीचे आती थी, कैच करता था, और यही प्रोसेस ऑलमोस्ट आधे घंटे तक कॉन्टिन्यूसली चलता रहता था. Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London street. अब देखो, क्योंकि मैक्सवेल के पास पहले कौन था, एक डॉग था, तो ही ऑलवेज हैड द हैबिट ऑफ गिविंग एक्सरसाइजेस टू डॉग. अब हमारे पास जब डॉग होता है तो हम क्या करते हैं, लीश बांधते हैं, लीड पे ले जाते हैं और डॉग को क्या करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं. Similarly, he thought that giving exercises to Otter would be a good idea. So soon Midgebill got adapted to this particular setting. वो मैक्सवेल और मिजबिल रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे. वो उसके गले के अराउंड लीश पहनाता था, उससे एक स्ट्रैप अटैच करता था और उसे जैसे हम एक लीड पे यानी कि एक स्ट्रैप बेल्ट के थ्रू जैसे हम एक डॉग को मूव करते हैं, सिमिलरली वो अपने ऑटर को लंदन की सड़कों पे मूव
करता था. Now during these walks, Mitchell had actually developed few compulsive habits. अब देखो compulsive habits क्या होते हैं. एक बार मैं जल्दी से यहाँ पे मतलब बता देती हूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट कंपल्सिव हैबिट्स आर. ट्रॉट ऑफ का मतलब यहाँ पर है चलना, एंड कंपल्सिव हैबिट्स होती हैं रेपिटेटिव बिहेवियर. अब मुझे सब लोग बताओ, आप में से कितने बच्चे, जब अगर हम एक ऐसे वे पे, ऐसे पाथ पे चल रहे हैं जहाँ पर स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं, तो हाउ मेनी ऑफ यू ट्राई टू पुट योर फीट एग्जैक्टली इन बिटवीन द स्क्वायर. या हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर को छोड़ के ऑल्टरनेट स्क्वायर में चलने की कोशिश करते हैं. अगर हमारे रास्ते के साइड में बहुत सारे बार्स हैं, बार्स यानी कि पोल्स हैं, आयरन पोल्स हैं, तो हम लोगों की आदत होती है या तो हम उनमें से जिगजैग चलने की कोशिश करेंगे या हर पोल को टच करते हुए जाते हैं. अगर हमारे साथ में कोई चल रहा है तो हम उसके साथ उसके फुट स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कुछ कंपल्सिव हैबिट्स होते हैं. बेसिकली ये रेपिटेटिव बिहेवियर होते हैं जो कि पर्सन के अंदर अनकॉन्शियसली डेवलप हो जाते हैं. यानी कि वो जानबूझ के इन हैबिट्स को डेवलप नहीं करता, बट ऐसे ही अपने आप ये हैबिट्स क्या हो जाती है, अपने अंदर डेवलप हो जाती है. सो दीज आर व्हाट द कंपल्सिव हैबिट्स आर. अब यहाँ पर क्या हुआ, मिचबेल इन वॉक्स पे उसने कुछ कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली थी, और वो कंपल्सिव हैबिट्स क्या थी, विल रीड दैट. Like the rituals of the children who their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright iron railing, or pass to the outside of every second lamp पोस्ट. एज आई टोल्ड यू कि जैसे छोटे बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं ना. अगर स्क्वायर है तो हर स्क्वायर में बिल्कुल बीचों बीच उनका पैर आना चाहिए, या हर एक बॉक्स को वो क्या करेंगे, स्किप करेंगे. सामने आने वाला हर पोल को वो टच करके जाएंगे, या जिगजैग मैनर में मूव करेंगे, या क्या करेंगे, हर आयरन रेलिंग को टच करते हुए जाएंगे. तो दीज आर फ्यू कंपल्सिव हैबिट्स जो छोटे बच्चों में होती हैं, जो कि बहुत ही प्लेफुल होते हैं, बहुत ही इंजॉइंग उनका नेचर होता है. दे आर फ्री फ्रॉम दी वर्ल्ड. सिमिलरली ऑटर ने भी ऐसी कुछ हैबिट्स को डेवलप कर लिया था. अपराइट होता है एकदम स्ट्रेट. Opposite to my flat was a single-storied primary school along whose frontage ran. Frontage का यहाँ पर मतलब है wall, छोटी सी parapet. ran a low यहाँ पर मतलब सामने एकदम दीवार टाइप से low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Midge would tug me to this wall, jump onto it and gallop the full length of it 30 yards. Okay, अब देखो क्या होता था. हर दिन जब मिचबेल सुबह वॉक पे जाता था, तो वॉक पे जब वो निकलता था तब वो ये कंपल्सिव हैबिट्स को प्रैक्टिस नहीं करता था. जब वॉक ख़त्म हो जाती थी और वो घर वापस जाने वाले होते थे, तो गैविन मैक्सवेल के फ्लैट के एग्जैक्टली सामने क्या था, एक प्राइमरी स्कूल था. अब उस प्राइमरी स्कूल के सामने जो पैरापेट थी, जो फ्रंटेज वॉल थी, वो बहुत छोटी थी, मतलब 2 फीट थी, 2 फीट की वॉल थी. तो स्कूल का बिल्डिंग बड़ा था और उसके सामने जो उसकी बाउंड्री वॉल थी वो थोड़ी छोटी थी. तो अब क्या करता था, जैसे ही मिचबेल को पता होता था, ही न्यू, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही न्यू नाउ इट्स टाइम टू गो होम, तो वो घर जाने की जगह मैक्सवेल को किस तरफ खींचता था, उस वॉल की तरफ खींचता था. देखो टक का मतलब क्या होता है, टू पुल. तो वो ही वुड एक्चुअली पुल मैक्सवेल टू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्कूल, एंड देयर ही वुड जंप ऑन दी. ऐसे अगर कोई ऐसी दीवार है तो वो एक एंड पे जंप करता था और इस पूरे वॉल पे भागता था. ही वुड डैश, ही वुड गैलप, पूरे के पूरे वॉल पे ऐसे भागता था, फिर इस एंड से वापस उतर जाता था. ही वुड कम अगैन जंप ऑन दी वन ऑफ द एंड्स ऑफ द वॉल, gallop the full length of the wall and then get off again. और वो यही प्रोसेस को बार बार रिपीट करता रहता था. Now this would what he would do to the hopeless distraction both of pupils and of staff.
within. अब वो क्या करता था, वो बच्चे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, प्राइमरी स्कूल था, तो जैसे ऑटर को देखते थे वॉल पे चलते हुए, दे वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड. एंड नॉट जस्ट द लिटिल चिल्ड्रन बट द टीचर्स, द स्टाफ विद इन द स्कूल ऑल्सो, दे वुड ऑल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड. बट Mijbul would not listen to anyone. He would do it many times before entering the house again. It is an important question. याद रखना कौन सी compulsive habit Mijbul ने discover करी थी. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. But the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Now Gavin Maxwell is saying that an average Londoner would of course not know what an otter is. If for example आज मैं जाके अंटार्कटिका के लोगों से पूछूं what is a camel, so because they do not have any हम लोगों जो डेजर्ट में एनिमल्स मिलते हैं उन एनिमल्स के बारे में उनको इतना नॉलेज नहीं है, उनके एरिया में वो एनिमल्स है नहीं, तो ऑफ कोर्स उनकी नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर एनिमल वुड बी लेसर देन द पीपल जो उन एनिमल्स के आसपास रहते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली वो कह रहा है कि अगर एक एवरेज लंदन के पर्सन की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स उनको ये नहीं पता होगा कि ऑटर्स क्या होते हैं. बट द पीपल ऑफ लंदन वर क्रेजी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दे वुड द काइंड ऑफ गेसेस दे मेड, द काइंड ऑफ कंजेक्चुरल गेसेस दैट दे, जो अजम्पशन उन्होंने मिजबिल की स्पीशीज़ के बारे में किया वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था गैविन मैक्सवेल के बारे में. बिकॉज जो कॉमन सेंस था, दैट कॉमन सेंस ऑल्सो कुड नॉट बी फाउंड in those guesses. They were calling him a leopard, a dinosaur. Of course, एक ऑटर लेपर्ड कभी भी नहीं हो सकता, एक ऑटर डायनासोर कभी भी नहीं दिख सकता. तो इसीलिए हमारे गैविन मैक्सवेल को लगा कि ठीक है, पता होना नहीं होना किसी चीज़ के बारे में, दैट इज़ फाइन, बट टू मेक सच वाइल्ड गेसेस अबाउट द स्पीशीज ऑफ एनिमल इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर हिम. उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था. अब देखेंगे हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में कैसे कैसे गेसेस उन्होंने किए थे. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelins, shared by badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. देखो otters एक group, एक classification of animals होते हैं, right? जैसे leopards और आई थिंक टाइगर्स, ये सब लोग कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. वैसे ही इन सारे एनिमल्स की एक फैमिली है दैट इज़ नोन एज मस्टलिन्स. अब ये मस्टलिन्स में कौन कौन आते हैं? बैजर्स आते हैं, मोंगूज आते हैं, दीज आर मोंगूज, वीजल्स आते हैं, दीज आर वीजल्स, स्टोट आते हैं, मिंक आते हैं. यानी कि ये सारे एनिमल्स किसकी स्पीशीज़, किसकी फैमिली, कौन से ये सारे एनिमल्स की, कौन इन सारे एनिमल्स की फैमिली में आता है? Otters actually come in all these animals family called as mustelins. इन सारे animals की एक family होती है जिसको हम क्या कहते हैं? mustelins. I faced a continuous barrage of conjectural questions that sprayed all the mustelins but the otter. More random guesses hit on a baby seal and a squirrel. अब वो कह रहा है, देखो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लग सकता है लैंग्वेज, बट मैं बहुत ईजी बता देती हूँ आप लोगों के लिए. वो कह रहा है कि मुझे जब मैं लंदन में ऑटर को लेके घूमता था तो पीपल हैड एक्चुअली कम विद, देखो बैरेज होता है कॉन्टिन्यूस अटैक, जब किसी को किसी चीज़ के से जैसे क्वेश्चंस की बारिश कर देना, केसेस की बारिश कर देना, अटैक कर देना किसी को क्वेश्चंस से, वो यहाँ पर मतलब है बैरेज का. वो कह रहा है कि पीपल हैड एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ गेसेस. वो बिना रुके बहुत सारे गेसेस करते थे और वो मस्टलिन्स की सारी स्पीशीज़ को बोल देते थे. वो कहते थे अच्छा मिजबिल एक बैजर है, मिजबिल एक वीजल है, मिजबिल एक स्टोट है, मिंक है, बट दे वुड नेवर कॉल मिजबिल एन ऑटर. वो सारी की सारी मस्टलिन की स्पीशीज़ को बता देते एक्सेप्ट एन ऑटर. एंड कुछ रैंडम गेसेस तो इतने वाइल्ड होते थे, वो उन्हें कहते थे ये या तो ये एक बेबी सील है या क्या है, ये एक स्क्विरल. इज दैट अ वॉलरस मिस्टर? Reduced me to giggles, and outside a dog show I heard a
हिप्पो। और वो कह रहा है कि टू माई एक्सट्रीम सरप्राइज एंड मुझे इतनी हंसी आई उस बात पे कि एक दिन एक इंसान ने कहा कि ये वॉलरस है, वॉलरस के बड़े बड़े दांत होते हैं, देखो ये होता है वॉलरस। तो वो बोला कि लोग पीपल के नॉट इवन मैच द फ्यू काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट दे नो अबाउट द एनिमल। जो एनिमल को उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता है, उनको भी वो मैच नहीं करते थे ऑटर की अपीयरेंस से, और वो ऐसे ही कुछ भी बोल देते थे। उन्होंने बोला क्या ये एक वॉलरस है? और वो तब तो बहुत ज़ोर से हंसा जब वो एक डॉग शो के बाहर से जा रहा था और एक पर्सन ने उससे कहा अरे यू हैव अ हिप्पो एज अ पेट। यानी कि ऑटर, उसको क्या लग रहा था, ही गेस्ड ऑटर टू बी अ हिप्पोपोटामस, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग आई मस्ट से। ओके, अ बीवर, अ बेयर cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur। आप देखो वो कह रहे थे, कुछ लोगों ने कहा कि वो एक बीवर है, कुछ लोगों ने कहा ये भालू का बच्चा है, कुछ लोगों ने कहा कि लेपर्ड है, एक ये चीता है जो कि क्या करता है अपने स्पॉट्स को बदलता है, और कुछ लोगों ने कहा कि एक ब्रोंटोसॉर है जो कि इट्स अ टाइप ऑफ अ डायनासोर। तो पीपल वेंट वाइल्ड विद देयर गेसेस एंड दे वर वेरी दे कुड नॉट यूज द बेसिक सेंस टू आस्क कि कौन सी स्पीशीज ऑफ एनिमल है। बस वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। एक ऑटर को हिप्पोपोटामस, लेपर्ड और एक bear cub बोलना is very stupid, I would say, very naive. So people would keep on giving these stupid guesses to Gavin Maxwell, and he would keep on laughing on such things. मिच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। वो कह रहे हैं कि मिजविल सब कुछ था एक ऑटर के अलावा। यानी कि इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स थे वो सारे एनिमल के गैसेस सब लोगों ने दे दिए थे एक्सेप्ट कॉलिंग मिजविल एन ऑटर, विच वॉज इट्स एक्चुअली रियल स्पीशीज। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips, and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. देखो affront का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना या इंसल्टिंग रिमार्क्स पास करना। अब वो कह रहा है देखो मिच सारे एनिमल्स था एक्सेप्ट ऑटर, बट जिस क्वेश्चन को मैं हाईएस्ट एक बोलूँगा कि एक हाईएस्ट स्कोर दूंगा, जो कि स्टूपिडिटी में द मोस्ट ऊपर था, सबसे ऊपर जो क्वेश्चन था, इट केम फ्रॉम अ लेबरर। दैट लेबरर वॉज डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। यानी कि वो गली में क्या कर रहा था, एक गड्ढा खोद रहा था। Now, when I was walking by, he saw me from far, यानी कि मुझे उसने डिस्टेंस से देख लिया, एंड जैसे उसने मुझे ऑटर के साथ देखा, मिजबिल के साथ देखा, उसने अपना काम छोड़ दिया, एंड ही एक्चुअली ही वॉज लुकिंग एट मी इन सरप्राइज एंड शॉक। ही पुट हिज हैंड्स एट द हिप इन ऑर्डर। जैसे कि हम लोग जब खड़े होकर सोचते हैं, एक डीप थॉट देते हैं, कॉन्टम्पलेट करते हैं, तो कैसे हम लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं ना, दिस इज वॉट द लेबरर वॉज डूइंग। सो ही वॉज स्टैंडिंग एंड कॉन्टम्पलेटिंग, एंड ही वॉज गिविंग वेरी क्रूड एक्सप्रेशंस, बड़े क्रूड रॉ एक्सप्रेशंस दे रहा था। और वो ये मैक्सवेल को बताना चाह रहा था दैट ही वॉज नॉट द मैन विद हुम ही कैन मेस। ओके, वो मतलब वो लेबरर ऐसा दिखाना चाह रहा था दैट वे ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी लर्नड मैन, और उसके साथ मजाक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो वो जैसे ही पास आया, उसने अपना काम छोड़ा और वो उसको देखने लगा। देन व्हाट हैपेंड? I came abreast of him. He spat, glared, and then growled out, "Hey, mister, what is that supposed to be?" तो वो क्या हुआ, उसने आया, जैसे ही एकदम वो अब्रेस्ट होता है बिल्कुल बराबर में, नेक्स्ट टू, जैसे ही वो उसके बिल्कुल पास में करीब आया, उसने अपना he was having something, he spat that thing and then he growled। उसने बोला थोड़ी तेज़ आवाज़ में और एकदम आश्चर्यचकित और सरप्राइज वाले वे में और बहुत ही क्वेश्चनिंग वे में पूछा कि ये चीज़ क्या है। लाइक ही वॉज नॉट इवन कन्फर्म्ड कि वो एक एनिमल भी है या नहीं। एंड विद दिस योर चैप्टर इज over. At the end, Gavin Maxwell was very, he felt
ही फेल्ट इन स्टिचेस, आई वुड से। इन स्टिचेस का मतलब होता है जब आप बहुत जोर से हंसते हो, बहुत आपका हंसते हंसते पेट दुखने लगता है। सो ही एक्चुअली फेल्ट a lot, he found people around London very funny because they didn't have basic sense to ask the question that what that animal is, but they would keep on making these wild guesses that included a bear cub, a leopard, a brontosaurus, of course a hippopotamus, which is of course very wild and stupid to guess. And also this shows us that these human beings in across London, these people, they were not really known to the exotic species of the animals, and they were totally unaware of these unconventional species. And this particular paragraph tells us that Midgeville in London actually served as a purpose of knowledge also. It served a purpose of knowledge to the people. Some people who actually saw him got to know about a different species, and that just only happened because Midgeville was transported to London. ये क्वेश्चन अभी तुम लोगों को जो CBSE का सैम्पल पेपर आया है उसमें दिखेगा, एक बार ज़रूर देखना, उसके लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ना, और वो तुम्हें RTC में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6. ओके, मेक श्योर यू रीड दैट क्वेश्चन. With this, we are done with the explanation of the chapter. जल्दी से हम लोग learning outcome देखते हैं. Okay. First is public perception of animals. Public perception क्या था? They were unaware, they were ill knowledgeable, and they kept on making the guesses, and those guesses were not near to the family of, not even near to that of an otter, but they made certain extreme guesses which included a beaver, a bear cub, a walrus, hippopotamus, a brontosaur, a leopard. Okay, so people's perception about the different animals, exotic animals, actually tells us कि उनके बारे उनको इतना knowledge नहीं होता. They lack a little knowledge about different kinds of animals. Second, otters are not commonly recognized animals. और जैसे कि मैंने बताया था कि otters को commonly recognize किया नहीं जाता. हर कोई बहुत जल्दी otters को recognize नहीं करेंगे, and otters are actually a very confusing species. उसको बहुत different species से confuse कर लेते हैं लोग. चल, I hope ये chapter और ये part समझ में आया होगा. Let us solve the questions. The statement reduced me to giggles implies the author felt. जो statement है कि it reduced me to giggles, कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा उससे मुझे हंसी आई, उसका क्या मतलब है? What author felt? What emotion was he feeling? Was he annoyed? Was he amused? Was he confused? Or was he threatened? So this question is very simple. Giggles means laughing, and here laughing is the only one term that is amused. He was not annoyed, he was not confused, he was not threatened. He was amused by people's guesses that how can a person not relate otter's appearance to the animal that they are guessing it with. For example, a leopard. Leopard कितना बड़ा animal होता है और otter का appearance बिल्कुल different होता है, तो वो उनसे भी कंपेयर ना करके एकदम ऐसे ही लेपर्ड बोल रहे हैं, ब्रोंटोसॉर बोल रहे हैं. तो दैट इज व्हाई ही वाज अम्यूज्ड. ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. बेस्ड ऑन दिस पार्ट, विच कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज. इस पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट से तुम क्या बोल सकते हो कि मिच की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी? वॉज ही अ वेल बिहेव्ड एंड ओबीडिएंट एनिमल? Was he a playful and curious animal? Aggressive and unpredictable? Lazy and uninterested? देखो, जल्दी से इस क्वेश्चन को बाइफिकेट करने की कोशिश करते हैं. लेजी तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता था. क्यों? क्योंकि क्या था, वो एक गेम को खेलना शुरू करता था तो अप टू हाफ एन आवर तक वो गेम खेलता था. वो वॉक्स पे भी जाता था, उसके बाद अपनी कंपल्सिव हैबिट्स को भी प्रैक्टिस करता था. तो लेजी एंड अनइंटरेस्टेड तो वी कैन नॉट कॉल हिम, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया. अग्रेसिव एंड अनप्रेडिक्टेबल, उसने, हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर में हमने कहीं भी उसके अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में नहीं देखा, एंड ऑल्सो उसके अग्रेसिव नेचर के बारे में हमने सिर्फ एक बार देखा था, विच वॉज नॉट वेरी अग्रेसिव. बट हाँ, जब वो नल को खोलने जाता था तो अगर पानी नहीं ट्रिकल होता था और वो नल को और दूर से बंद कर देता था तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था. तो क्योंकि इसमें अनप्रेडिक्टेबल कहीं भी नहीं है तो इस ऑप्शन को भी हम कट कर देंगे. वेल बिहेव्ड एंड ओबीडियंट, इन दो चीज़ों के बारे में भी डायरेक्टली हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है फ्रॉम चैप्टर. दैट इज वाई
he was not well behaved and obedient, but yes, he was playful and curious. जैसे उसने सूटकेस को देखा एक साइड नीचे हो गया, क्यूरियोसिटी आई कि इसके साथ कुछ करूँगा मैं, बॉल को एक एंड पे रखा, वो बॉल नीचे ट्रिकल डाउन हुई, उसने एक नया गेम इन्वेंट कर लिया. ही सॉ अ वॉल इन फ्रंटेज ऑफ अ प्री प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर उसने अपनी एक कंपल्सिव हैबिट डेवलप करी. तो एक्चुअली यहाँ पर हमने देखा है कि ऑटर वॉज एक्चुअली वेरी इंक्विजिटिव, वो बड़ा क्यूरियस था और अपनी आसपास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता था. एंड ऑफ कोर्स प्लेफुल तो वो था ही, इसलिए द आंसर वुड बी प्लेफुल एंड क्यूरियस. नेक्स्ट, the author mentions Mitch playing with various objects except rubber fruit, terrapin shell, dog leash and ping pong balls. ये question I don't think कि कोई भी बच्चा इस question को गलत करेगा. वो rubber fruit के साथ भी खेलता था, वो terrapin shell के साथ भी खेलता था, वो ping pong ball के भी साथ खेलता था. Something which he did not play with, except he did not play with dog leash. So the answer will be C. जल्दी से सब लोग कमेंट करना कि कितने आंसर्स सही हुए. एंड ऑल्सो इस चैप्टर से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू कमेंट देम डाउन बिलो एंड आई विल surely help you out solving those questions. And as I say always, for your grade 10 preparations, please stick to Mission Gyan, and for your grade 10 English preparations, stick to your Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care and study well.